अज़ीज़ तलबा व तलबात, देखें, इकबाल ने एक बात कही थी कि नीस्त पैगंबर वले दर बगल दारद किताब। आप जान चुके होंगे कि किस शख्सियत के बारे में इकबाल ने ये बात की थी। वो जिस शख्सियत के बारे में ये बात की गई वो अदीब मारूफ़ मानी में अदीब नहीं थे, अगरचे उन्होंने शायरी भी की और वो ये चाहते थे कि एक नावल भी लिखें, लेकिन तारीख़ ने उन्हें जिस अपने लिखे हुए लफ्ज़ या लिखे हुए अल्फाज की वजह से जिस हैसियत में याद रखा, वो एक फ़लसफ़ी और वो एक इक़्तिसादियात के दायरे में लिखने वाले कार्ल मार्क्स थे, जिनकी तहरीरों के एक मंज़रनामे ने मग़रिब में और हमारे यहाँ उर्दू में या मशरक़ की दूसरी ज़ुबानों में मार्क्सी दबिस्तान तनकीद को जो है वो एक फ़रोग़ दिया या मार्क्सी दबिस्तान तनकीद जो है वो वजूद में आया। ये मार्क्स के हवाले से या मार्क्सिज़म के हवाले से छपने वाली कुछ ऐसी किताबें हैं जो इस तनकीदी दबिस्तान का पस मंज़र बन सकती हैं या उस पस मंज़र को समझने में हमारी मुआवनत कर सकती हैं। यकीनी तौर पर ये जो सिब्ती हसन साहब की किताब मैंने आपको दिखाई है, इसमें उन्होंने अफलातून से लेकर तो एंगल्स के ज़माने तक जो मार्क्सिज़म की या एक ऐसी रिवायत जो है कम्युनिज़म की रिवायत जो है वो सामने आई। और ये एक अजीब बात है कि इस 2000 बरस की रिवायत को जो नाम मिला वो मार्क्स के हवाले से मिला। यकीनी तौर पर मार्क्स ने जो है वो उस तमाम रिवायत को एक फ़िक्री हवाले से मरबूत करने की कोशिश की। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मार्क्सिज़म के हवाले से बहुत सारी गलतफ़हमियाँ जो हैं वो एक फ़रोग़ दी गई। मार्क्सिज़म कोई मज़हब नहीं है, कोई अक़ीदा नहीं है। ये अलग बात कि बाज़ लोगों ने इसे मज़हब और अक़ीदा बनाने की कोशिश की, बाज़ औक़ात इस पर आमिल लोगों ने और बाज़ औक़ात इसकी मुखालफत करने वाले लोगों ने ये कहने की कोशिश की, लेकिन अव्वल व आखिर मार्क्सिज़म जो है वो एक इक़्तिसादी सूरत हाल को समझने और समझाने का एक नुक्ता नज़र है या एक फ़लसफ़ियाना रिवायत है। हम मार्क्स के दो अक़वाल को यहाँ पे ज़ेर बहस लाने की कोशिश करते हैं, जिससे मेरा ख़्याल है कि हम ये समझ सकते हैं कि मार्क्सिज़म की जो एक वो मार्क्सिज़म का तनाज़ुर जो अदबी तनकीद में ढलता है या जो अदबी तनकीद का रूप इख्तियार करता है, वो कैसे इन दो अक़वाल से मुतासिर हुआ। मार्क्स ने कहा कि अभी तलक फ़लसफ़ी ज़िंदगी की तशरीह या ताबीर करते चले आए हैं, अब वक्त आ गया है कि इसे बदला जाए। मुराद ये कि फ़लसफ़े को जो एक नया रंग देना चाहता है मार्क्स, वो ये है कि ये ज़िंदगी की ताबीर करने की बजाय ज़िंदगी के अंदर एक इनकलाब परवर क़ुव्वत के तौर पर सामने आए। दूसरी बात जो है मार्क्स ने की कि ये हमारा शऊर जो है ये दुनिया को पैदा नहीं करता, बल्कि ये दुनिया है, यही ये जो मादी दुनिया है यही हमारे शऊर को पैदा करती है। अब इस पर आप तालिब इल्मों ने गौर करना है, क्योंकि ये मार्क्स की ये जो बात है ये बहुत अहम है और इसके बहुत सारे पहलू हैं। मसलन एक बात तो ये हो सकती है कि आप अपनी मादी दुनिया किसे कहते हैं। उस मादी दुनिया में कहीं कोई इलाहियात शामिल है। अगर आप अपनी उस मादी दुनिया में इलाहियात शामिल करते हैं तो जो कुछ आपका शऊर पर्दाश्त हो रहा है, जिस तरह आपका शऊर परवान चढ़ रहा है, वो उसी मादी और उसी एक माबादो तबीयाती दुनिया के जो तसव्वुरात आपकी मादी दुनिया में घुल मिल गए हैं, उसी से आपका शऊर जो है वो परवान चढ़ा है। फिर ये कि आपकी जो ज़हनी हालत है वो आपकी मादी दुनिया ही एक मुतशक्किल करती है। इसी से अगर आप तबक़ाती निज़ाम की तरफ जाएं तो एक आप कहते हैं कि फ़लाँ आदमी जो है वो छोटी सोच का मालिक है, तो कभी आप अपने इस कहे पे गौर करें और फिर ख़ुद ही उस पर हंसने की भी कोशिश करें कि जिस आदमी की सोच को आप छोटे आदमी की सोच कह रहे हैं, उसकी उस सोच को उसके मादी शऊर ने जन्म दिया है।
अगर वो एक समझें खेत में काम करने वाला है और उसकी ज़हनी पर्दाख्त नहीं हो सकी तो उसका मारूज़ उसका ज़िम्मेदार है। तो मसला ये है कि मार्क्स इस बात में बेपनाह जो है वो एक मुतनव्वे एक समझें कि भी या इस एक जुमले के अंदर ऐसी बातें मौजूद हैं जो जिस पर कई किताबें जो हैं वो लिखी जा सकती हैं। और आगे चलकर हम बात करेंगे कि ख़ुद फोको ने या डेरिडा ने भी कुछ इस तरह की जो है वो बातें करने की कोशिश की है। अब इसके एक और पहलू पे अगर आप गौर करें तो वो ये है, जो एक थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का तस्वुर है कि एक मादी सूरत हाल ने आपकी एक ज़हनी एक समझें कैफियत पैदा की, आपकी एक ज़हनी पर्दाख्त की। अब आपकी जो ज़हनी पर्दाख्त हो गई तो क्या आप उस ज़हनी पर्दाख्त की मदद से अपनी मादी सूरत हाल को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? यही ग़ालिबन मार्क्स का जो है वो मतमए नज़र था कि आप जब अदब लिखते हैं, जब आप फ़लसफ़ा तश्कील देते हैं तो उसके अंदर एक ऐसी क़ुव्वत होनी चाहिए कि वो ख़ुद आपकी मादी दुनिया को तब्दील कर सके। अगर आप एक तबक़ाती निज़ाम का शिकार हैं तो वो ख़ुद उस तबक़ाती निज़ाम को बदल सके या ये कर सके। अब एक बात आप यहाँ पे ये याद रखने की है कि इसी समझें कि मार्क्सी एक समझें रिवायत से जो है वो रियलिज़म का एक सिलसिला शुरू होता है। और ये अहम बात एक और भी याद रखने की है कि सुपर स्ट्रक्चर की और स्ट्रक्चर की एक बात की है मार्क्स ने कि ये जो अदब है ये बुनियादी तौर पर एक सुपर स्ट्रक्चर है। ये अपने मारूज़ से तो उभरता है लेकिन बाद में इसको बनाने के और इसके समझने के जो कवानीन हैं वो ख़ुद मुख्तार हो जाते हैं और इनका फिर उस असल से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। जैसे गंदम के खोशे में जब गंदम बन जाती है तो फिर उसके अपने अंदर एक तश्कीली क़ुव्वत आ जाती है, एक ताबीरी क़ुव्वत आ जाती है। तो एक तरह से जो है इख्तिसार का एक मसला भी होता है। तो आप ख़ुद जो है वो अपनी सोच के ज़रिए जो है या ख़ुद अपने जहन की मदद से इन बातों को जो है वो बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। मार्क्स जो है वो यूनानी ट्रेजेडी का आशिक था। मार्क्स के बारे में मैंने आपको बताया कि उसने अपनी बीवी के लिए, महबूबा के लिए बहुत सारी नज़में लिखी जो उर्दू में भी तर्जुमा हो चुकी हैं। दूसरे आदमी जो इनके दोस्त थे एंगल्स, जिनके साथ मिलकर इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, बहुत सारी किताबें लिखी। तो उनकी भी तहरीरों में जो है वो अदब के हवाले से अदब के बहुत सारे हवाले मौजूद हैं और वो भी अदब के जो है वो सच्चे आशिक थे और अदब के ज़रिए वो भी एक तब्दीली की एक बात करते थे। लेकिन इनका एक अदब के बारे में जो नुक्ता नज़र है वो इनके जो फ़ौरी तौर पर तीन एक मुक़ल्लिदीन सामने आते हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ था। और ये तीन मुक़ल्लिदीन जो हैं वो लेनिन हैं, ट्राइस्की है और माओ ज़ेडुंग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अदब को एक ख़ास मनसब, तब्दीली का मनसब देने की कोशिश की और यहीं से ही लेनिन से, ट्राइस्की से और माओ ज़ेडुंग से जो है रियलिज़म का एक जो असलूब जो है वो जन्म लेता है। अब आपने देखा कि ये दो लोग जो थे मार्क्स और एंगल्स, ये तो फ़लसफ़ी थे, इक़्तिसादियात के दायरे में या फ़लसफ़े और इक़्तिसादियात को मिलाने वाले लोग थे। लेकिन जो लेनिन, ट्राइस्की और माओ ज़ेडुंग ये बुनियादी तौर पर सियासतदान थे और इन्होंने मार्क्स के उस ख्वाब की ताबीर अपने अमल के ज़रिए जो है वो पेश करने की कोशिश की। हम देखते हैं कि भी रूस में 1917 में इनकलाब आता है तो लेनिन और ट्राइस्की उसके पीछे हैं और जब चीन में जो है एक सकाफ़ती इनकलाब आता है तो उसमें माओ ज़ेडुंग और चौन लाई जो हैं वो हमें उसके पीछे दिखाई देते हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि इन तीन लोगों ने कुछ तहरीरें ऐसी छोड़ी हैं जिससे अदब के मनसब के हवाले से इनके नज़रियात पर रोशनी पड़ती है। माओ ज़ेडुंग ने भी बहुत कुछ लिखा है अदब के मनसब के हवाले से, फ़लसफ़े के मनसब के हवाले से। ट्राइस्की ने भी लिखा है और लेनिन ने भी मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो अपनी गुफ्तगू में, अपने कुछ तहरीरों में जो है वो इस तरफ कुछ इशारे किए हैं। और ख़ास तौर पर लेनिन की वो तहरीरें जो नौआबादियात के हवाले से हैं, नौआबादियाती अदब के हवाले से हैं, उन्हें हमारे तालिब इल्म को जो है वो अपने मद्देनज़र रखना चाहिए। तो अब ये दूसरी परत जो थी ये बुनियादी तौर पर सियासी एक दानिश्वर थे
जो अदब के मुआशरे में एक किरदार के हवाले से कुछ सोच विचार भी कर रहे थे और लोगों को बता भी रहे थे। इसके बाद खालिस्तान जो अदबी नक्काद जो है वो हमारे सामने आते हैं, और वो जॉर्ज लुकाच है जो नावल के हवाले से बात करता है, जो रियलिज़म के हवाले से बात करता है, सोशल रियलिज़म के हवाले से बात करता है। तो ये बहुत बड़ा आदमी था अपने वक्त का, जॉर्ज लुकाच, और इसने जो है वो बहुत सारे समझें कि ऐसे मबाहिस उठाए हैं जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि रियलिज़म क्या होता है, सोशल रियलिज़म क्या होता है, और रियलिज़म की और कितनी शक्लें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। इसी के साथ साथ हम क्रिस्टोफर काडोवेल को देखते हैं, उसकी भी कई किताबें हैं। वो नौजवानी में वफ़ात पा गया, लेकिन हकीकत और इक़्तिबास जैसी उसकी किताब जो है वो मौजूद है। तो उसमें भी उसने शायरी का मुताला जिस तरीके से करने की कोशिश की है, उसके सकाफ़ती पहलुओं को सामने रखा है, और जिस तरीके से वो एक ऐसा संजीदा रवैया लोगों में पैदा करे कि जो तब्दीली की तरफ उन्हें ले जाए। तो शायरी के मनसब के हवाले से क्रिस्टोफर काडोवेल की जो बातें हैं वो भी काबिल तहसीन हैं, और आप सब जानते हैं कि उर्दू में क्रिस्टोफर काडोवेल की जो किताबें हैं वो वजूद में आ चुकी हैं। लेकिन जो सबसे अहम इस पूरी ट्रेडिशन का आदमी है, जो एक हद फासिल है मार्क्सिज़म में और न्यू मार्क्सिज़म में, या क्लासिकी मार्क्सिज़म में और नौ मार्क्सिज़म में, वो बर्तोल्ट ब्रेख्त है। ब्रेख्त जर्मनी में पैदा हुआ, और उसका एक पूरा झगड़ा और पूरी एक डिबेट या पूरी एक बहस जो है वो जॉर्ज लुकाच के साथ रही। लुकाच जिस तरह रियलिज़म का कायल था, तो ब्रेख्त पर जो असरात थे वो आगे चलकर हम बात करेंगे। फ्रैंकफर्ट स्कूल के थे, तो फ्रैंकफर्ट स्कूल ने जो है वो जिसमें एडोर्नो भी शामिल थे, हर्बर्ट मार्क्यूज़े भी शामिल थे, और बाकी लोग जिनका तफसीली तज़किरा अगले लेक्चर में होगा, इनके असरात ब्रेख्त पर पड़े। और आप जानते हैं कि ब्रेख्त ने गलीलियो जैसा बड़ा ड्रामा लिखा, और जिसको जो है वो हर ज़माने में मज़ाहमत की एक शक्ल व सूरत के तौर पर जो है वो लिया जाता रहा है। तो बर्तोल्ट ब्रेख्त और लुकाच के जो मबाहिस हैं वो बुनियादी तौर पर मार्क्सिज़म की और मार्क्सी अदबी तनकीद की बदलती हुई सूरत हाल को सामने लाते हैं। और ब्रेख्त हमें ये बताने की कोशिश करता है कि रियलिज़म आखिरी तरीक़ेकार नहीं है हकीकत को पेश करने का, और हकीकत को अलामत के ज़रिए भी पेश किया जा सकता है, हकीकत को नई हैयतों में भी पेश किया जा सकता है, हकीकत को ड्रामे की भी उन पुरानी और नई शक्लों को मिलाकर भी कुछ जो है वो पेश किया जा सकता है। तो ब्रेख्त के हवाले से जो है असगर अली इंजीनियर के मज़ामीन आपके काम आ सकते हैं। असगर अली इंजीनियर की किताब मार्क्सी जमालियात का मुताला आपको करना चाहिए। ये किताब जो है वो फ़िक्शन हाउस ने भी छापी है अब, और ये कहीं ना कहीं आपको जो है वो नेट पर भी मिल जाएगी। तो ये एक मुख्तसर सी रिवायत थी मार्क्सी, क्लासिकी मार्क्सी तनकीद की, और इसको खुद टेरिगल्टन ने ये कहा कि हमने इसको इतना ऑर्थोडॉक्स बना दिया है, इसको इतना फरसूदा बना दिया है कि ये एक क्लेशे का रूप इख्तियार कर रही है। तो यहीं से जो है वो एक नौ मार्क्सी तनकीद की रिवायत शुरू होती है, जिसका तज़किरा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे।